हाय दोस्तों, मैं हूं आपका इसके और आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्नेस के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे फर्नेस क्या है, फर्नेस में कितने टाइप के पार्ट्स होते हैं, उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, फिर फर्नेस में जो बर्नर होता है उसे कैसे लाइट अप करें, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। अब प्लस में इंटरलॉक के बारे में कि फर्नेस में क्या क्या इंटरलॉक होते हैं, पहले तो समझेंगे इंटरलॉक क्या होता है। ओके, तो खासकर ये वीडियो बनाया गया है स्किल टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जिनका कल इन स्किल टेस्ट है वो लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो वो ज़रूर देख के आए। ओके, फिर अगर और कन्फ्यूजन हो कोई तो अगर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक सबसे पहले एक फर्नेस एक बेसिक डायग्राम मैंने बना दिया यहाँ पर ही कि फर्नेस में ये पार्ट्स होते हैं। देखिए, आप जो चीज़ चाहिए ना वो चीज़ सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। लेकिन एक बेसिक हम आइडिया दे रहा हूँ कि फर्नेस ये है, यहाँ पर ये ऐसे ऐसे चीज़ होते हैं। ओके, देखिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्नेस का सिंबल ही ऐसा दिखता है। ओके, आप कहीं भी रिफाइनरी में या फिर कहीं भी जाइएगा, फर्नेस एक सिंपल ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये कैसा करके ऐसे, तो ये जो है ना, ये आपका फर्नेस है। ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं स्टैक। ये जो पार्ट ऊपर देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्टैक। ठीक है, और ऊपर से जो भी गैस निकलता है, जलने के बाद जो भी गैस निकलता है उसको बोलते हैं फ्लू गैस। तो फ्लू गैस में क्या क्या आता है, फ्लू गैस में आएगा आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, CH4 आ जाएगा, मीथेन आ जाएगा, इथेन आ जाएगा, CO2 आ जाएगा, O2 आ जाएगा। ये जितना चीज़ें आते हैं ना, ये सब वो सब फ्लू गैस में आते हैं। ठीक है, उसे फ्लू गैस बोला जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा गोलाकार आता है, प्लेट टाइप का लगा रहता है। ठीक है, ये मतलब कभी कभी ओपन होता है, कभी बंद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लेट है, इसी को बोलते हैं हम लोग डैम्पर। इसको इसको जो है ना, मतलब मैनुअली भी किया जाता है और पैनल के द्वारा भी हम लोग करते हैं। ओके, कहने का मतलब रेगुलेट करते हैं जी मुताबिक। हम पूरा इसको नहीं खोल सकते ना, जैसे कि डिफरेंट टाइप का फर्नेस है, उसमें जैसे वैक्यूम है, कितना वैक्यूम लेवल है, नहीं लेवल है, हम पूरा भी बंद नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं तो जितना फ्लू गैस है उसको पूरा भर जाएगा, भरने के बाद क्या प्रेशर बढ़ सकता है, तो फटने का डर है। तो हम लोग थोड़ा सा खोलते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ओके, यहाँ पर एक गेज भी लगा हुआ रहता है। गेज का मतलब प्रेशर गेज, जो बता सके कितना वहाँ पर एक प्रेशर है, वहाँ पर कितना प्रेशर है। ओके, ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कन्वेक्शन सेक्शन, इसको बोलते हैं रेडिएशन सेक्शन। जो नीचे जहाँ पर बर्नर है वहाँ पर जल रहा है उसको बोलते हैं हम लोग रेडिएशन सेक्शन। और जहाँ पर ऊपर में जो देखिए, अब हम बात करेंगे इसको इसी को ही रेडिएशन सेक्शन क्यों बोलते हैं, इसको कन्वेक्शन सेक्शन क्यों बोलते हैं। ओके, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, ये दो आपका बर्नर होता है, दो ही नहीं, इसी तरह से एक सीधी लाइन में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बर्नर यहाँ पर है तो यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे ऐसे, इस टाइप का बर्नर सेटअप नहीं किया जाता। ओके, वो जब भी होता है ना, तो एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, एक सीधी लाइन होगा। ठीक है, इस तरह से होते हैं। कभी कभी 3 को भी पार्ट्स हो गए, 4 को भी होते हैं। कहने का मतलब वो एक एक स्ट्रेट लाइन में पाए जाते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन में रखा जाता है। ओके, ये दो बर्नर इसी के लाइन में सीधे सीधे एज पर रिक्वायरमेंट 10, 12, 14, जैसे रिफॉर्मर है। जैसे कि देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, हर एक फर्नेस को, हर एक रिफॉर्मर को हम फर्नेस बोल सकते हैं, लेकिन हर एक फर्नेस को रिफॉर्मर नहीं बोल सकते। तो रिफॉर्मर में बहुत ज़्यादा वहाँ पर करीब 300, 220, 120 से 360 इस तरह से फर्नेस, सॉरी, बर्नर लगे हुए होते हैं। तो ये दो बर्नर इसके लाइन में सीधे सीधे लगा हुआ। ओके, ये दो बर्नर के लिए दो पंप है। पंप है मतलब फैन है, पंप इसे नहीं बोलते, फैन बोलते हैं, FD फैन, ID फैन। अगर सिर्फ एक फैन रहता, FD फैन रहता, तो ये हो जाता आपका फोर्स ड्रॉप। और एक सिर्फ अगर ID रहता, सिर्फ ID रहता तो वो हो जाता इंड्यूस ड्रॉप। अगर वो दोनों रहेगा तो ये हो जाएगा आपका बैलेंस ड्रॉप। अगर दोनों में से कोई नहीं रहेगा तो ये हो जाएगा आपका नेचुरल ड्रॉप। ओके, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है, एक है टर्म APH। APH का मतलब है, APH इसका मतलब होता है एयर प्रीप्रेस। देखिए, ये मैं खासकर वीडियो बनाया हूँ रिफाइनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। रिफाइनरी में ये सब चीज़ें दिया हुआ रहता है, जो रिफाइनरी का जो फर्नेस है, ठीक है, बहुत बड़ा वर्किंग। देखिए, यहाँ हीट ड्यूटी ज़्यादा, बिना हीट के रिफाइनरी चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए सब कुछ दिया रहता है। एयर प्री हीटर का काम क्या है ना, तो हम लोग बात करें तो देखिए, ये आजकल तो जो EFD है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। आजकल स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है कुछ।
फिर यहाँ पर इसे एयर जो है ना वो लिया जाता है एटमॉस्फेयर से। तो यहाँ पर इस टाइप का जो स्ट्रक्चर दिया था ना, ये वेंट्रोमीटर लगा हुआ रहता है, ठीक है। वेंट्रोमीटर लगा रहता है, इससे पता चलता है कि हमें कितना अमाउंट में ऑक्सीजन या फिर एयर जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इस टाइप का स्ट्रक्चर लगा दिया रहता है, ओके। और ये फिर यहाँ से एयर जाता है, फैन लगा होता है, सक करेगा और इसमें डाल देता है। इसमें डालने से पहले एक इससे मिक्स होता है। जो आईडी वाला जो एयर है ना, यहाँ से निकला ना, ये देखिए, ये ऐसे नहीं निकलता, ये सबसे पहले इधर आता है। यहाँ से जो आपका फ्लू गैस निकला है, ठीक है, यहाँ से जो फ्लू गैस निकला ये आया यहाँ पर ही, और यहाँ फिर यहाँ मैच हुआ, और यहाँ के बाद यहीं के बाद फिर से बगल में ऐसे वापस चले जाते हैं, यहाँ से निकल जाता है, ओके। तो ये दोनों आने के बाद एफडी फैन और आईडी फैन का जो है ना एयर वो मैच करता है। कहने का मतलब आपका फ्लू गैस है, ठीक है, और एम्बिएंट एयर इसको बोलते हैं। देखिए एम्बिएंट एयर मतलब होता है, देख एम्बिएंट का मतलब वही होता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। एम्बिएंट एयर मतलब एटमॉस्फेरिक एयर, एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ओके। तो एम्बिएंट का मतलब घबराइएगा नहीं, ओके। तो फ्लू गैस आया, जो जला से निकला वो फ्लू गैस उसको बोलते हैं, और जो एटमॉस्फेयर से एयर हुआ उसको एम्बिएंट एयर में, ये दोनों आएगा। देखिए एम्बिएंट एयर क्या है, ये जब जला है इसका टेम्परेचर हाई रहता है, हो सके कि 300-400 डिग्री सी के आसपास आपका रहे टेम्परेचर, मान लेते हैं 300 डिग्री सी, 300 डिग्री सी, और ये सॉरी इसका है आपका 300 डिग्री सी फ्लू गैस का। और एम्बिएंट एयर का मान लेते कितना, गर्मी के समय ज़्यादा होगा तो 35 से 40 मान सकते हैं, लेकिन ठंडा में तो इससे भी डाउन हो जाएगा, ठीक है। 35 से 40 हम एवरेज ले लें, ओके। तो इसका टेम्परेचर इतना है, इसका टेम्परेचर, अब अगर डायरेक्ट हम कम टेम्परेचर को, एम्बिएंट एयर को डायरेक्ट अगर इसमें हम डाल दें, सुनिएगा, डायरेक्ट इसमें अगर हम डाल दें, ये तो ठंडा है, अचानक से यहाँ पर ही 400 डिग्री सी है, तो यहाँ पर एक थर्मल शॉक होने का भी डर रहता है, ठीक है। और प्लस में आपको जो एफिशिएंसी आप इसमें देते हैं, जैसे कि हम, आप समझिए ना कि कोई चीज़ जला रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप कपड़ा ही है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक कपड़ा है, पानी में से निकाल के लाते हैं, उसको जलाते हैं तो जलता है। प्लास्टिक ले लीजिए सभी, एक प्लास्टिक में चलाए पानी, उसको जलाएं, जलने की कोशिश करेगा, थोड़ा देरी से जलेगा, और ये सूखा रहेगा, गर्म रहेगा, तुरंत जलाएं जल जाता है। तो यही पर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग से एक्सचेंजर में लाते हैं, एयर जो ज़्यादा टेम्परेचर था फ्लू गैस का वो से निकालते हैं, एयर प्री हीटर में ले जाते हैं। एयर प्री हीटर, एयर को डालने से पहले हीट करते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं एयर प्री हीटर। ये एक तरह से सरफेस हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है, ठीक है, सरफेस हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है, जहाँ पर ये दोनों में फिजिकली कांटेक्ट नहीं होता है, बस कंडक्शन में। जैसे कि मान लेते हैं इधर है आपका फ्लू गैस और इधर है आपका एयर, ठीक है, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है और एक इधर से जा रहा है, ये दोनों में फिजिकली कांटेक्ट नहीं आता, ऐसे आता है और मैच होता है, तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा इधर फ्लो होता है, इसका इधर होता है। तो इस तरह से ये हमारा टेम्परेचर गर्म हो गया, मतलब जितना मान लेते हैं कि 100 डिग्री नहीं होगा, कम से कम 55 डिग्री 100 डिग्री के आसपास, या फिर जो भी होता है, देखिए हमें एग्जैक्ट डिग्री टेम्परेचर याद नहीं है। तो एक हुआ ना कि हम ठंडा टेम्परेचर नहीं डालते, 40 डिग्री था, आप 100 डिग्री के आसपास या 70-80 डिग्री 100 डिग्री से आसपास हो गया, और उसके बाद इसमें डालेंगे, तो जो फ्लू गैस है वो क्या होगा, बहुत तेज़ से जलेगा, जल्दी से जलेगा। तो देखिए एयर हीटर कुछ नहीं है, जो हीटर में एयर डालते हैं उसको पहले अगर हम उसको हीट कर देते हैं उसको बोलते हैं एयर हीटर। ये एक तरह से हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है, जो कि इफिशिएंसी, इससे क्या होता है कि हमारा फर्नेस का इफिशिएंसी बढ़ जाता है, ओके। और कोई दूसरा रोल नहीं है यहाँ पर। हम बात करें, देखिए जो बर्नर होते हैं, देखिए बर्नर में ऐसे काफ़ी चीज़ लगे हुआ रहता है, ठीक है, वो चीज़ हम लोग बात नहीं करेंगे। एक बेसिक बर्नर देखिए, सामान से ऐसे गोलाकार है, ये एक ये लगा रहता है, ठीक है। जैसे एक ये वाला जो टर्म है एयर के लिए है, ये पायलट के लिए हो गया, और एक मेन का हो गया। कभी कभी ऐसा फंक्शन रहता है कि यहाँ पर ही एक और मेन बर्नर रहेगा, ये फ्यूल ऑयल के लिए रहेगा, ठीक है, और जो मेन बर्नर है ये फ्यूल गैस के लिए रहता है। मतलब एक साथ ऐसा प्रोविज़न रहता है कि हम फ्यूल गैस से भी चला सकें, उसे फ्यूल ऑयल से भी चला सकें, ओके, इस तरह से प्रोविज़न रहते हैं। तो आप इतना ध्यान मत दीजिए, एक पायलट रहता है, एयर
एक पायलट बर्नर रहता है, ठीक है, और एक मेन बर्नर रहता है। तो मेन बर्नर को हम लोग फ्यूल गैस से चला रहे हैं, ओके। फ्यूल ऑयल से भी चलाते हैं वो। अब जैसे नया फर्नेस बनेगा ना, तो अब तो भाई एनवायरनमेंट को लेकर स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, तो जो नया फर्नेस आते हैं उसमें ऑयल से जलाते नहीं है। वो जो पुराने टाइप का जो फर्नेस है, जो बहुत दिन से है, जो बहुत पुराने मीटर में, वहाँ फ्यूल ऑयल आज भी जलाते हैं, ओके। तो फ्यूल ऑयल के रूप में अगर हम बात करें, जैसे कि मान लेते हैं फ्यूल ऑयल, फ्यूल ऑयल के साथ हम फ्यूल ऑयल के रूप में क्या क्या यूज़ करते हैं, तो VAR को यूज़ करते हैं, वैक्यूम रेसिड्यू बोलते हैं, वैक्यूम रेसिड्यू, और FO फर्नेस ऑयल भी आता है। ऐसे रिफाइनरी में FO ना बोल के जो फर्नेस में डालते हैं ना, IFO बोलते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट फ्यूल ऑयल, ठीक है। ये चीज़ जो है ना, FO IFO, ये रिफाइनरी टू रिफाइनरी जो वेरी करते रहता है, ओके। इसीलिए मैं ऐसा बता दिया कि FO बोलेंगे सिंपल, कि फर्नेस ऑयल डालें, फिर बियर वैक्यूम रेसिड्यू होता है, उसको भी फ्यूल ऑयल के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। अब चूँकि जो आपका जो फ्यूल ऑयल है, सुनिएगा, जो फ्यूल ऑयल है वो क्या है, वो मतलब ज़्यादा थिक है, ज़्यादा विस्कस है, तो आप ऐसे डालिएगा तो लहरेगा नहीं ना, मतलब जलेगा नहीं ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें स्टीम डालते हैं, उसको बोलते हैं एटोमाइजिंग स्टीम। तो इसमें एक और लाइन यूज हो जाएगा, तो इसीलिए ढेर सा लाइन लगता है यार इसमें, कि अरे क्या क्या है, इसमें एक स्टीम का भी लाइन रहता है, ओके। तो हम लोग एटोमाइजिंग स्टीम डालते हैं किसमें, फ्यूल ऑयल में। एटोमाइजिंग स्टीम का जो प्रेशर है वो फ्यूल ऑयल से ज़्यादा रहता है, तब जैसे कि ये जा रहा है आपका फ्यूल ऑयल, और इसमें हम लोग डाल रहे हैं एटोमाइजिंग स्टीम, तो भाई इसका ज़्यादा प्रेशर रहेगा तभी तो इसमें जाएगा, नहीं तो यही इसमें चला जाएगा। इसलिए तो एटोमाइजिंग स्टीम का क्या काम है, जो आपका जो लिक्विड है, जो थिक लिक्विड, जो थिक विस्कस जो फ्यूल ऑयल है, उसको एकदम छोटा छोटा ऐसे 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 पॉइंट पॉइंट, तो मतलब एटम के फॉर्म में एकदम, एक होता है ना एकदम, जैसे स्टीम निकालते तो कैसे लगता है हवा निकल रहा है, ठीक है, उस तरह से वो ब्रेक कर देता है, ठीक है। उसको ब्रेक मतलब जो फ्यूल ऑयल है उसको एटोमाइज ही कर देता है, ठीक है, एटम के रूप में फॉर्म करके उसके बाद भेजता है। अब लगता है वो गैस के फॉर्म के रूप में निकल गया, ओके। तो ये चीज़ करते हैं। और समटाइम्स से देखिए, ये जो फ्यूल ऑयल की लाइन है ना, इसमें काफ़ी डिफिकल्टी है यार। तो हम लोग जब इसको फर्नेस को अगर बंद करना रहता है, तो जैसे कि कोई फर्नेस बंद कर दिया, ठीक है, इसको चालू करना है, तो चालू करने से पहले हम लोग पर्ज करना पड़ता है। पर्ज मतलब स्टीम ही रहता है, स्टीम रहता है, उसमें डालते हैं जो भी आपका कोई फ्यूल या चीज़ जम गया है, रुक गया है, ताकि बाद में ब्लॉकेज ना हो जाए लाइन को, तो उसमें पर्ज करते हैं, एक्स्ट्रा स्टीम डाल के उसको हटाते हैं। तो फ्यूल ऑयल में ये सब दिक्कत है, और फ्यूल गैस में कोई दिक्कत ना, स्टीम डालना है, ब्लॉकेज है, कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए चीज़ आजकल जो नया वाला में हम लोग फ्यूल गैस रखते हैं, एयर रखते हैं, पायलट बर्नर रखते हैं, ओके। तो हम लोग बताएंगे कि कैसे लाइटअप होता है उसके बारे में। तो आप समझिए FD के बारे में। ये एक सिंपल फ़ैन होता है, ठीक है, एक सिंपल फ़ैन होता है, FD फैन, ID फैन। APH समझ गए हैं, हाँ। डैम्पनर समझ गए कहाँ पर होता है, और ये होता है आपका स्टैक, और पायलट बर्नर समझ गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम समझेंगे कि इसको पार्ट को कन्वेक्शन सेक्शन और इसको रेडिएशन सेक्शन क्यों बोलते हैं। देखिए, कन्वेक्शन सेक्शन और रेडिएशन सेक्शन। देखिए होता क्या है, ये आपका मान लेते बर्नर है, ये जला, और यहाँ पर इसे पाइप पास किया, ओके। देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर ही कोई भी चीज़ कन्वेक्शन का रूल, कन्वेक्शन किसे बोलते हैं, दो फ्लूइड जब आपस में मिक्स करते हैं या फिर कांटेक्ट में आते हैं, तब उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। और उस स्थिति में जब हीट का ट्रांसफर हुआ, उससे बोलते हैं कन्वेक्शन। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर किनारे साइड में आपका पाइप है, इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो क्या इसका जो फ्लू गैस है, ये इधर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ही जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो रेडिएशन के थ्रू हो रहा है, ओके। इसीलिए हम लोग नीचे वाला पार्ट को रेडिएशन सेक्शन बोलते हैं। अगर आप नहीं समझे तो फिर से समझ जाइए। देखिए, ये आपका बर्नर है, जल रहा है, तो जलने के बाद क्या निकलेगा, फ्लू गैस निकलेगा।
ये गैस इधर आएगा, नहीं आएगा, ये सीधे जाएगा, ऊपर जाएगा, ये जाएगा ऊपर की ओर जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये फ्लू गैस इसके साथ कांटेक्ट में आया, नहीं आया, ये सिर्फ रेडिएशन के थ्रू हीट हुआ, इसीलिए हमको रेडिएशन सेक्शन बोलते हैं। और सेम चीज़ देखिए कन्वेक्शन में क्या हो रहा है कि आपका जो फ्लू गैस है यहाँ पर ढेर सा ऐसा रहता है, ऐसा चीज़ें ठीक है, घुमाया हुआ रहता है ऐसे ऐसे गोल गोल करके, ऐसे ऐसे करके रहता है। ये फ्लू गैस इसमें तो आपका जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली क्या होता है कि स्टीम बनाया जाता है, एमपी स्टीम, एलपी स्टीम, इस तरह से बनाया जाता है, स्टीम जनरेशन किया जाता है। जैसे अगर हम रिफॉर्मर में देखें तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर स्टीम बनाते हैं, और ऐसा नॉर्मली कभी कभी फर्नेस में आता है एमपी स्टीम, एचपी स्टीम, इस बनाया जाता है। तो ये फ्लू गैस क्या हुआ, ये इधर गया और इसमें भी स्टीम है, तो ये दोनों कॉन्टेक्ट में आया, तो ये जो मेथड हुआ कन्वेक्शन मेथड हुआ। ओके, तो आई होप कंडक्ट रेडिएशन एंड कन्वेक्शन सेक्शन समझ में आ गया होगा। ये सब समझने के बाद हमें समझना है ड्राफ्ट, कि भाई ये ड्राफ्ट क्या होता है। ओके, ये टर्म बहुत ज़्यादा बार बार आ रहा है कि ड्राफ्ट क्या है। तो देखिए अमाउंट ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड ड्राफ्ट, वैक्यूम कितना अमाउंट में है उसको बोलते हैं हम लोग ड्राफ्ट। अगर मान लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक है, एक एटीएम है, एक एटीएम है, तो इसको कितना ड्राफ्ट बोलेंगे, जीरो ड्राफ्ट बोलेंगे, जीरो ड्राफ्ट बोलेंगे, ठीक है, 0.9 एटीएम रहेगा, कितना ड्राफ्ट। तो एटीएम के टर्म में ड्राफ्ट को यूज नहीं किया जाता, वो एमएमएचजी के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है, क्योंकि ड्राफ्ट वैक्यूम है और वैक्यूम को एटीएम के रूप में एक्सप्रेस नहीं करके हम लोग एमएमएचजी के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, अगर हम बात करें एव्यू यूनिट की, जहाँ पर डिस्प्लेसन एटमॉस्फेरिक डिस्प्लेसन कॉलम होता है, तो वहाँ पर जो फर्नेस होता है वहाँ पर ही करीब जो फर्नेस का ना वो 120 एमएमएचजी इस तरह से कुछ रहते हैं। ओके, सॉरी इतना नहीं रहेगा, वो इतना रहेगा तो फिर वो एटमॉस्फेरिक नहीं रहना। हाँ, इसी तरह से कुछ यह ध्यान नहीं है। ठीक, बेसिकली आपका अमाउंट ऐसा रहता है, वो तो सेट, जैसे कितना अमाउंट में ड्राफ्ट रहेगा वो डिपेंड करेगा आपका एफडी फैन, आईडी फैन, मतलब फर्नेस पे कि नेचुरल ड्राफ्ट है तो वहाँ पर 1 एटीएम रहेगा, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स ड्राफ्ट है तो हो सके 1 एटीएम से थोड़ा सा ज़्यादा भी रहे, ज़्यादा रहता नहीं है, ऐसे कम ही रहता है। ठीक है, बैलेंस ड्राफ्ट है तो हो सके बराबर है। ओके, तो इस तरह से बात होती है। ये नहीं है कि ड्राफ्ट के मतलब है तो 1 एटीएम या उससे ज़्यादा होगा, हमेशा 1 एटीएम से कम ही रहता है। ठीक है, जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है, तो ड्राफ्ट मतलब अमाउंट ऑफ वैक्यूम को हम लोग कहते हैं। ओके, बस नेचुरल ड्राफ्ट क्या है कि हमें इसमें कोई एफडी फैन, आईडी फैन नहीं लगाए हैं तो उसको नेचुरल ड्राफ्ट बोलेंगे। फोर्स ड्राफ्ट फर्नेस क्या बोलेंगे, जब हम आईडी नहीं रखे हैं, सिर्फ हम लोग एफडी दे रहे हैं, मतलब एयर ले रहे हैं और इसमें डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो डाल दे रहे हैं तो भाई इसमें हम डालेंगे तो इसका प्रेशर तो बढ़ते रहता है ना, तो उसके लिए हम लोग डैम्पनर से क्या होता है ना, उसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, कंट्रोल हो जाता है, या फिर जब लगे कि बहुत ज़्यादा कम हो रहा तो फिर बंद कर देंगे, तो इस तरह से कंट्रोल किया जाता है। ओके, अब बैलेंस ड्राफ्ट में क्या है कि जो एफडी आईडी दोनों वहाँ पर काम कर रहा है, उसके लिए हम लोग बोलते हैं बैलेंस ड्राफ्ट। ओके, और हाँ, फर्नेस के बारे में तो बताना ही भूल गए, फर्नेस भी बोलेंगे, फर्नेस बोलिए या फिर हीटर बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो फर्नेस और हीटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जहाँ पर प्रोसेस फ्लूइड को हम लोग डिजायर्ड लेवल तक, डिजायर्ड टेम्परेचर तक हीट प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फर्नेस। ओके, एक सिंपल भाषा में आप समझा सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कोई टर्म कोई छूट तो नहीं रहा है। ओके, सो हाय दोस्तों, ये 10 पॉइंट बेसिकली हम लिख दिए हैं कि ये सब लाइटअप करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, देखिए कोई पॉइंट आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, हर एक फर्नेस का सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, और जो रिफाइनरी वर्क होता है वो डिफरेंट सिचुएशन पे होता है। जैसे कोई मान ले कि आज बंद हुआ, कल स्टार्ट करना, अभी बंद किया, और कोई ऐसा फर्नेस है बहुत दिन से बंद है, या फिर कोई ऐसा फर्नेस है जो वो कमीशनिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब ले ही रहे हैं, तो सबका अलग अलग सिचुएशन होते हैं लाइटअप करने का प्रोसीजर। ठीक है, तो वो एसओपी में बताया जाता है, तो वो चीज़ बताया नहीं जा सकता यहाँ पर ही। मैं बस एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता रहा हूँ कि कौन कौन लाइन या फिर कौन कौन पॉइंट आपको बताना है। ओके,
तो इतना बताने के बाद उन्हें पता चल जाएगा कि नहीं, लड़का जो कैंडिडेट है वो इसके बारे में जानता है, वो तो बस उतना ही हम लोग बताएंगे। थोड़ा बहुत लाइन इधर उधर हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए ये फर्नेस है, तो सबसे पहले चेक द डैम्पनर इज प्रॉपर वर्किंग। जो ये डैम्पनर है ना, जैसे हमको ये फर्नेस है वो बंद किया हुआ, तो हम लोग सबसे पहले जो डैम्पर लगा हुआ है उसको एक बार जो पैनल से या पैनल से देखा जाता है, यार ये बहुत ऊपर रहते हैं या फिर नीचे भी इसका बंद चालू करने का, ओपन मैनुअली ओपन करने का रहता है ऑप्शन। तो पैनल से एक बार पूछ लिया जाता है कि जो डैम्पनर है वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। कहने का मतलब ये ओपन और क्लोज हो रहा है या नहीं, इस चीज़ को देख लिया जाता है। ओके, फिर इंश्योर किया जाता है कि जो पीप होल होते हैं, देखिए एक चीज़ मैं और भूल गया, कि किनारे साइड में पीप होल लगा रहता है ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ढेर सा, मतलब जितना बर्नर रहता है ना उतना ही, उतना के आसपास आपका पीप होल रहता है। ओके, पीप होल क्या है कि एक ये जो है यहाँ पर एक शीशा लगा हुआ रहता है, और उसके ऊपर में उसके बाद में एक जो एल्युमिनियम या किसी और चादर उस पर ढका हुआ रहता है। अगर आप ऐसा खींचिएगा तो शीशा दिखेगा, उसके बाद आप देख सकते हैं कि बर्नर जल रहा है या नहीं। जो मैनुअली देखने वाला, जो बर्नर को देखने के लिए जो मैनुअली रूप से देखा जाता है, तो उसको बोलते हैं हम पीप होल। तो हम लोग ये भी इंश्योर करते हैं जो पीप होल है वो प्रॉपर बंद है, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है, ऐसे फर्नेस चालू रहता है तो पीप होल को बंद रखना ही पड़ता है। अगर मान लेते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो अब बाहर का टेम्परेचर कम है, जैसे अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा बाहर का कम है, तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से या फिर थर्मल शॉक की वजह से वो टूटने का डर रहता है, एक बार टूटेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ओके, फिर एक रिमूविंग ऑल गैसेस थ्रू द स्टीम और इनसाइड द फर्नेस। जो फर्नेस है उसके अंदर में जितना भी, जैसे कि बंद है तो अंदर में बहुत सा फ्लू गैस जमा हुआ होगा या फिर और सब चीज़ है, तो उसको स्टीमिंग किया जाता है, स्टीम डाल के सब ऊपर से निकाल देता है। और ये तब तक स्टीम किया जाता है, तब तक जब तक ऊपर से दिखने लगे भाई स्टीम निकल रहा है, इतना देर तक किया जाता है। ओके, फिर चेक द पायलट और मेन बर्नर लाइन ऑफ रीसेट पॉइंट। देखिए जो मेन बर्नर और पायलट बर्नर का जो फ्यूल गैस का जो लाइन है उसमें एक रीसेट पॉइंट रहता है, उसको चेक कर लिया जाता है कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, एक बार फिर एक क्या कर लिया जाता है कि लाइन अप द एयर लाइन। इसमें एयर ऑक्सीजन, देखिए जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और लाइट मतलब टेम्परेचर चाहिए, तब तो जलेगा ना। तो यहाँ पर ही तो एयर देना होगा ना, तो हम लोग एयर को लाइन अप कर देते हैं। एक सिंपल एक ऐसे घुमाने वाला रहता है, मैं बात करूँ तो एक ऐसे टाइप का करके रहता है, ऐसे यहाँ पर ही आप इसको ऐसे खींचिएगा तो वो खुल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बताना बहुत मुश्किल लग रहा है, हाँ ठीक है। तो लाइन अप द फ्यूल गैस ऑफ, ये एयर लाइन करने के बाद जो पायलट बर्नर है उसका जो फ्यूल गैस है उसको लाइन अप किया जाता है, ठीक है। और लाइन अप करते समय ये सब इंश्योर कर लिया जाता है कि भाई वहाँ पर ये जो लाइन है कहूँ लीकेज उकेज का इशू ना होना चाहिए, ये सब भी रहता है। तो बर्नर इसको फ्यूल गैस को लाइन किए हैं और उसके बाद हम लोग लाइट अप करते हैं, ठीक है। लाइट अप करने के लिए एक वो शायद इलेक्ट्रिकल टाइप का आता है, एक बड़ा सा रड रहता है यार, ऐसे एक बड़ा सा मशीन यहाँ पर रहता है ऐसे इतना बड़ा, और उसको उठाने के लिए एक ऐसे लाइटर, यहाँ पर एक बटन स्विच रहता है, इसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर स्पार्क होता है, और बहुत बड़ा रड रहता है, इसके नीचे एक वहाँ पर होल रहता है, ठीक है, यहाँ पर ही किनारे में, जैसे ये बर्नर है इसके किनारे में रहेगा, ये यहाँ फ्यूल बहुत ज़्यादा निकल रहा है, यहाँ पर जैसे स्पार्क होगा वो जल जाता है। ओके, तो वहाँ पर बड़ा हाथ दर्द देने लगता है कभी कभी। तो इस तरह से, ठीक, अगर आप देखना है कि लाइट अप करने वाला इक्विपमेंट कैसा दिखता है तो गूगल पर सर्च मिल जाएगा आपको। ओके, तो ये ऐसा टाइप रहता है, इलेक्ट्रिक थ्रू वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, स्विच रहता है तो वहाँ पर स्पार्क होता है, उसके बाद जल जाता है। ओके, देन आफ्टर लाइट अप द मेन बर्नर थ्रू द इग्नाइटर। अब ये जैसे सबका पायलट बर्नर जला लेना है एक बार, सब पायलट बर्नर जल जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो मेन बर्नर होता है, पायलट बर्नर क्या होता है, एक पायलट मतलब सिंगल होता है यार, कि बहुत कम अमाउंट में एक जैसे मेन बर्नर को हम ऐसे नहीं जला सकते, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल निकलता है। ओके, तो उसको हम डायरेक्ट ऐसे जला नहीं सकते, अगर बहुत ज़्यादा अचानक जलाएंगे तो मतलब अचानक बहुत तेज़ से आवाज़ कर, जैसे कि गैस नहीं है, जैसे गैस में अगर खोल दिए और फिर लाइट अप किए तो बम दी पर आवाज़ करता है, तो इसीलिए हम पहले छोटा वाला को जलाते हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है। छोटा पायलट को जलाने के बाद मेन बर्नर को हम लोग लाइट अप करेंगे। देखिए बिफोर लाइट अप द मेन बर्नर इन्फॉर्म द डिसेस पैनल। देखिए मेन बर्नर स्टार्ट करने से पहले आपका जो कंट्रोल रूम है
डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल उसको बोला जाता है। वहाँ जो पैनल ऑपरेटर है उनसे कंसल्ट कर लिया जाता है कि सर मैं चालू कर रहा हूँ, एवं उनका क्या पोजीशन है, सिचुएशन है, वो लोग पूछ लिया जाता है। ओके, तब क्या है फिर बिफोर स्टीमिंग रिमूव कंडेंसर। हाँ देखिए, जहाँ पर हम लोग स्टीमिंग कर रहे थे उससे पहले देखिए स्टीम लाइन है ना, उसको टेम्परेचर वो पार्सली कंडेंसेट होता रहता है। जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा कंडेंसेट होगा तो उस लाइन में जमा हो जाता है। ओके, तो उसको हम लोग टाइम टू टाइम निकालना पड़ता है, तो इसलिए जब हम चालू करेंगे तो एक बार निकाल दिया जाता है कंडेंसेट को। फिर चेक द स्मोक कलर, ठीक है, ये सब ये मेन बर्नर जल गया तो आपका फर्नेस जो है ना वो चालू हो गया, स्टार्ट हो गया। ओके, और ये सब सर्कुलेट जो होता रहता है वो हो ही रहा। ओके, तो ये सब होने के बाद जो स्मोक का कलर ऊपर से निकलेगा वो चीज़ देख लेना कि कैसा है। मतलब मान लो तो बहुत ज़्यादा काला काला निकला, इसका मतलब प्रॉपर जल नहीं रहा फ्यूल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एयर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल रहा है, एयर जो है सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर एयर का अमाउंट ज़्यादा करना है। ठीक है, तो एक चीज़ इससे तक हमसे क्वेश्चन पूछा गया था हल्दिया रिफाइनरी में कि आपके पास बर्नर है, ओके, वहाँ पर ही हमें एफिशिएंसी बढ़ाना है, तो आप क्या मतलब टेम्परेचर बढ़ाना है, एफिशिएंसी बढ़ाना, तो क्या कर सकते हैं। एक तो होता है कि जो एयर है उसका ज़्यादा अमाउंट में देंगे तो ज़्यादा जलेगा। ठीक है, ये सब चीज़ देख लिया जाता है। और स्मोक कलर देखने के बाद एक जो इसी में एक एनालाइजर लगा रहता है, वो बताता है कितने अमाउंट में ऑक्सीजन है या नहीं है। ओके, उससे पता चलता है कि फ्यूल जल रहा है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आप बेसिक जो है ना इंटरव्यू को बता सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे किया जाता है, तो वो लोग समझ जाएंगे कि चलो इतना आइडिया है। ओके, और हर चीज़ यहाँ पर बताना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप जब वहाँ वर्क कीजिएगा काम कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं बताया ना कि डिफरेंट सिचुएशन के अनुसार से फर्नेस पे जो लाइटर प्रोसीजर है वो डिफरेंट हो सकता है। ओके, ये सब होने के बाद एक चीज़ हमें बताना छूट गया है, वो इंटरलॉक। ठीक है, इंटरलॉक के बारे में मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू में। ठीक है, मैं जब हल्दिया रिफाइनरी का इंटरव्यू दिया था तो उसमें इंटरलॉक के बारे में पूछा गया था कि फर्नेस में कौन कौन इंटरलॉक होते हैं। तो देखिए फर्नेस में पहले तो इंटरलॉक क्या है, इंटरलॉक एक सेफ्टी मेजर है। इंटरलॉक क्या है, एक सेफ्टी मेजर है, जिसके थ्रू क्या होता है कि फर्नेस को या कोई भी इक्विपमेंट को खराब होने से, डिस्ट्रॉय होने से वो बचाता है। ओके, जैसे सपोज दैट क्या हुआ सपोज दैट क्या हुआ कि किसी कारणवश से आप एफडी है वो बंद हो गया, एफडी बंद हो गया, तो यहाँ पर आईडी खींचे जा रहा है, आईडी से यहाँ से एयर आ रहा, फ्लू गैस खींचे जा रहा है, और इतना खींचने के बाद जो आपका जो फ्यूल गैस है वो भी आने लगा। तो वो आने लगा तो भाई पूरा सिचुएशन खराब हो गया। इस स्थिति में एफडी जैसे बंद होगा ना, तो ये जितना भी मेन बर्नर क्लाइन है, पायलट बर्नर क्लाइन है, ये सारे के सारे बंद कर देगा। तो इस तरह से इंटरलॉक काम करते हैं। तो इसीलिए एफडी के साथ भी रहेगा, आईडी एफडी दोनों में से कोई एक बंद, जैसे बैलेंस ड्राफ्ट का अगर कोई है, बैलेंस ड्राफ्ट का, तो एफडी आईडी किसी एक बंद हो जाएगा तो वो मतलब बंद हो जाएगा। ओके, या फिर मेन बर्नर का जो लाइन फ्यूल लाइन है वो किसी कारणवश से फ्यूल नहीं जा पा रहा है, तो वो ऑटोमेटिक जो फर्नेस है वो ट्रिप कर जाएगा मतलब वो ये सब चीज़ें बंद होने के बाद फर्नेस क्लोज हो जाएगा, वो जलना उलना बंद कर देगा। ओके, तो इस तरह से काम करता है। तो इंटरलॉक कुछ है नहीं, देखिए पंप में भी इंटरलॉक होते हैं, जो बहुत सारे पंप है उसमें भी इंटरलॉक होता है। जैसे मान लेते हैं कि मैकेनिकल सील है, मैकेनिकल सील का टेम्परेचर इतना से कम होगा ना तो वो ऑटोमेटिक फर्नेस ट्रिप कर जाएगा, क्योंकि मैकेनिकल सील बहुत महंगा आता है और ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा तो सील खराब होने का रहता है। तो इस तरह से फर्नेस में भी रहते हैं। एक होता है मेन बर्नर के साथ एफडी आईडी, ठीक है, एपीएच के थ्रू, एपीएच वाला ध्यान में नहीं आ रहा मुझे, बहुत सी चीज़ें भी ध्यान में आ नहीं रहा, लेकिन एक आइडिया समझ में आ गया कि इंटरलॉक इसको बोलते हैं। तो इसी तरह से जैसे मैं बात करता पंप में कि क्या इंटरलॉक हो सकता है, जैसे मैकेनिकल सील है, मान लेते हैं कोई पंप है जिसमें बूस्टर पंप है या फिर बहुत कोई और पंप है जहाँ पर ही ज़रूरत है, मैकेनिकल सील ख़राब होने के बाद उसके लिए भी इंटरलॉक दिया रहता है। और भी चीज़ें बहुत सा दिया रहता है जो हम लोग बात करेंगे दूसरे वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।